पिछले पार्ट में हमने देखा कि फैंग अपनी 1 स्टार एबिलिटी के साथ फॉरबिडन स्पेल की एबिलिटी को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी हर स्किल फॉरबिडन स्पेल में बदल जाती है। फिर फैंग अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए दूसरे रियल्म के अंदर चला जाता है और वहां जाकर एक जगह पर छिप जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी फॉरबिडन स्पेल के बारे में किसी को भी पता चले। तभी वहां पर इलाइट मॉन्स्टर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने खतरा पैदा हो जाता है और सारे के सारे ड्रोन भी टूट जाते हैं। तब फैंग को पता चलता है कि अब सारे ड्रोन टूट गए हैं, इसलिए वो अपनी एबिलिटी का यूज यहाँ पे कर सकता है और वो अपनी एक ही स्पेल की मदद से आराम से उस इलाइट मॉन्स्टर को हरा देता है। पर उसकी पावर की वजह से बाहर के सिस्टम में पावर फ्लक्चुएशन होने लगता है, जिसकी वजह से बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि अंदर कोई किंग लेवल का मॉन्स्टर आ गया है। इसीलिए वो स्कूल को बंद कर देते हैं और फैंग और बाकी स्टूडेंट अपने टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल की मदद से बाहर आ जाते हैं। फिर फैंग वैंग के साथ बाहर जा रहा होता है, तभी वैंग उसे लेवल अप करने के लिए अपने साथ चलने के लिए बोलती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग युआन चैंग एक्सचेंज की बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है। कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिनके साथ स्किल भी अटैच होती है और मैं उनमें से किसी एक आइटम को खरीद कर आराम से कल वैंग के साथ जा सकता हूँ, ताकि उसको कभी भी पता न चले कि मेरे पास फॉरबिडन स्पेल की पावर है। और फिर फैंग उस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए सोच रहा होता है होपफुली कि सिस्टम मेरे इन इक्विपमेंट की स्किल्स को भी फॉरबिडन स्पेल्स में चेंज ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। इसके साथ साथ मैं इलाइट मॉन्स्टर के साथ फाइट के बाद मिली लूट को भी यहाँ पर आराम से बेच सकता हूँ। पर तभी फैंग देखता है कि उसके सामने एक खूबसूरत औरत आ जाती है और वो फैंग से कहने लगती है, हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो फैंग उसे बताने लगता है, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे आइटम खरीदना चाहता हूँ जिनके साथ कोई सिंपल स्पेल अटैच हुई हो, चाहे वो वेपन, क्लोथ या एसेसरीज, कैसे भी आइटम क्यों ना हो, मैं उन्हें खरीद लूंगा। फैंग की बात सुनकर वो औरत फैंग से कहने लगती है, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी नए अवेकेंड स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें स्पेशली एक लो लेवल स्पेल, मेरे स्पेल जैसी चीज को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आइटम है जिनके साथ हाई लेवल की स्पेल अटैच है। तुम उन्हें खरीदकर आराम से लेवल अप कर सकते हो और वो तुम्हें सूट भी करेंगी। तो फैंग उसे जल्दी से मना करते हुए कहने लगता है, नहीं, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें सिर्फ मुझे टेम्परेरी तौर पर ही चाहिए, इसीलिए इक्विपमेंट का लेवल इतना ज्यादा हाई होना मेरे लिए जरूरी नहीं है। फैंग की बात को सुनकर वो औरत किसी को बुलाते हुए कहने लगती है, हे तुम यहाँ पर आओ और इन्हें असिस्ट करो। और वहाँ से जाते हुए कहने लगती है, आफ्टर ऑल तुम तो एक पेनीलेस पर्सन निकले, मैं तुम्हारे साथ ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए यहाँ न्यू कमर को तुम्हें हैंडल करने दो। फैंग को उसकी बात समझ में नहीं आ रही होती और वो खड़ा होकर उसे ही देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक खूबसूरत लड़की आती है जो कि उसे हाय करने लगती है। तो कहने लगती है, आपसे मैं तुम्हें असिस्ट करने वाली हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर हम देखते हैं कि फैंग उस लड़की के साथ एक के बाद एक दूसरे स्टोर में जा रहा होता है और इक्विपमेंट को चेक कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी इक्विपमेंट पसंद नहीं आ रहा होता। अंत में उसे एक रिंग मिलती है जो कि उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो लड़की फैंग से पूछने लगती है, मिस्टर फैंग, क्या आप इस रिंग से सेटिस्फाइड हैं? तो फैंग भी खुश होते हुए कहने लगता है, हाँ, ये सबसे अच्छी है और तुम्हारा मेरा इतना साथ देने के लिए थैंक यू। बाय द वे, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मुझे कुछ लूट को सेल करना है, आखिरकार मैं उन्हें कहाँ पर बेच सकता हूँ। सुनकर वो लड़की कहने लगती है, क्या तुम कोई आइटम भी सेल करना चाहते हो? चलो फिर मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ। और फिर हमें अपराइजल की शॉप दिखाई जाती है जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ होता है और वो फैंग और उस लड़की को अंदर बुलाता है। तो वो लड़की आगे बढ़ते हुए उस अपराइजल से कहने लगती है, मास्टर वैंग, ये जेंटलमैन आपको कुछ लूट बेचना चाहते हैं। तो फैंग भी जल्दी से अपनी उस लूट को बाहर निकालते हुए अपराइजर को दिखाने लगता है और पूछने लगता है, क्या आप इसको एवैक्यूएट कर बता सकते हैं कि आखिरकार मैं इसे कितने में बेच सकता हूँ?
तो अप्राइजल जल्दी से उस लूट को अपने हाथ में पकड़कर बताने लगता है, एक एजिलिटी बेस ऑरेंज वेपन, और वो भी लो लेवल रिक्वायरमेंट। सच में इससे तो एट्रीब्यूट भी बहुत ज्यादा अच्छे बूस्ट हो रहे हैं। ये एक न्यू कमर के लिए सच में बहुत ज्यादा सूटेबल आइटम है। इसके साथ ही ये 3 जेम स्लॉट के साथ भी आता है, जिसकी वजह से लोग अपनी नीड्स के हिसाब से इसे एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं और इसके बूस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सच में ये आइटम बहुत ज्यादा अच्छा है और हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट है जो इस आइटम के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। वैसे प्राइस के बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या तुमने इसका कोई प्राइस डिसाइड किया है? तो फैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है, जितना ज्यादा हाई प्राइस हो उतना ही ज्यादा अच्छा है। फैंग की बात सुनकर वैंग वहां से उठकर जाने लगता है और कहने लगता है, ठीक है मैं समझ गया, 1 मिनट यहाँ पर इंतजार करो, मैं क्लाइंट के साथ कॉल पर कांटेक्ट करता हूँ। उस लड़की को कहने लगता है, यांग मिस्टर फैंग आज हमारे गेस्ट हैं, इसलिए उनका अच्छे से ध्यान रखना। और फिर हम देखते हैं कि वैंग कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है और उन्हें बोल रहा होता है, मिस्टर जैंग आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा पीस ऑफ इक्विपमेंट देख रहे थे। हाँ वो हमारे पास है। इधर यांग भी फैंग को कॉफी पिला रही होती है। फिर कुछ देर बात करने के बाद वैंग वापस से रूम के अंदर आता है और फैंग को कहने लगता है, मिस्टर फैंग आपका इक्विपमेंट मैंने बेच दिया है और बायर इसके 50,000 क्रिस्टल देने के लिए तैयार है, इसीलिए 8% ट्रांजैक्शन फीस काटने के बाद तुम्हें 46,000 क्रिस्टल मिल जाएंगे। 50,000 क्रिस्टल का नाम सुनकर तो फैंग और यांग दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और यांग कहने लगती है, क्या 50,000 क्रिस्टल? सच में ये तो बहुत ज्यादा है। और वो फैंग की ओर देखते हुए सोचने लगती है, सच में ये लड़का तो बहुत ज्यादा अमीर है, मुझे नहीं लगा था कि इसके पास इतना ज्यादा कीमती सामान होगा। फिर मिस्टर वैंग फैंग से कहने लगता है, अगर आप यहाँ पे फॉर्मेलिटी के हिसाब से चलोगे तो हम जल्दी ही तुम्हारे अकाउंट के अंदर मनी को ट्रांसफर कर देंगे। इसको सुनकर फैंग भी थोड़ा खुश हो जाता है और कहने लगता है, सच में ये तो बहुत ज्यादा क्विक था, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से कुछ और भी इक्विपमेंट खरीद लूँ। फैंग की बात सुनकर वैंग कहने लगता है, ठीक है फिर मैं आपके साथ ही चलता हूँ और तुम्हें कुछ आइटम रिकमेंड करता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम उन आइटम से पक्का सेटिस्फाई हो जाओगे। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की अपने साथियों के साथ बात कर रही होती है, जो कि पहले फैंग को दरवाजे पर मिली थी। तो उसकी दोस्त उससे कह रही होती है, तुम तो हैंडसम लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद करती हो, फिर तुमने उस लड़के को क्यों जाने दिया? तो वो लड़की अकड़ कर कहने लगती है, मैं सिर्फ रिच और पावरफुल हैंडसम लड़कों को पसंद करती हूँ, ना कि उसके जैसे गरीब लड़कों को जो कि मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं है। तो उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की कहने लगती है, हाँ तुम सच में बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बन रही हो। अभी वो देखते हैं कि फैंग मिस्टर वैंग के साथ उधर आ रहे होते हैं, तो उनमें से एक लड़की कहने लगती है, ये तो वही क्लाइंट है जो तुमसे थोड़ी देर पहले मिला था, फिर आखिरकार ये मास्टर वैंग के साथ क्या कर रहा है? दूसरी लड़की बताने लगती है, मैंने सुना है कि इस हैंडसम लड़के ने कुछ इक्विपमेंट बेचे हैं जो कि 50,000 क्रिस्टल के हैं और अब वो इन क्रिस्टल से कुछ और भी इक्विपमेंट खरीदना चाहता है। उसकी बात को सुनकर वो दूसरी लड़की बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और कहने लगती है, क्या 50,000 क्रिस्टल? इतने क्रिस्टल के कमीशन से तो हमारे 3 महीने से ज्यादा की सैलरी निकल जाएगी। तो पहले वाली लड़की कहने लगती है, हाँ सच में मैंने इसे क्यों नहीं रिसीव किया, क्योंकि अगर मैंने इसे रिसीव किया होता तो पक्का ये कमीशन आज मेरा होता और मैं बहुत ज्यादा खुश रहती। उनकी बात सुनकर वो पहले वाली लड़की बहुत ज्यादा शौक में चली गई होती है और अपने मन में ही सोच रही होती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले तो मैंने इसे देखा था, फिर मैंने इसे रिसीव क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मैंने इसे रिसीव किया होता तो आज इतना बड़ा कमीशन मेरा होता। सच में ये कमीशन तो मेरा होना चाहिए था। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की यांग फैंग को बोल रही होती है, मिस्टर फैंग आप अपना ध्यान रखें और अगली बार जब भी आप आए तो सीधे मुझसे मिल सकते हैं, मेरा नाम यांग जीन है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग अपने इक्विपमेंट को पहनकर बाजार में घूम रहा होता है और पिछले दिन को याद कर रहा होता है, जबकि वो अपने इक्विपमेंट को चेक कर देख रहा था और सोचने लगता है, मैंने अपने इक्विपमेंट को लास्ट नाइट को चेक किया और जो स्पेल्स इक्विपमेंट के अंदर होती है वो सिस्टम के द्वारा अफेक्टेड नहीं होती, जिसकी वजह से मैं आराम से अब अपने आप को छुपा पाऊंगा। अभी फैंग को सामने यू दिख जाती है तो वो उसे बुलाते हुए कहने लगता है, यू मैं यहाँ पर हूँ।
लेकिन तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहने लगता है, यू मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें इस जगह पर देखूंगा। और हम देखते हैं कि वो 4 लोग होते हैं जिनमें शील्ड वॉरियर, मेज, ग्रेट एक्स और क्लैरिक शामिल होते हैं। तो यू उन्हें दिखाते हुए फैंग को कहने लगती है, चलो मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, ये मेरे गिल्ड के मेंबर है। यू की बात सुनकर फैंग भी जल्दी से उन्हें हाय करने लगता है, लेकिन उनमें से 2 लोग फैंग को बहुत ज्यादा गुस्से से देख रहे होते हैं। तो फैंग उन्हें देखते हुए सोचने लगता है, आखिरकार इन लोगों के साथ क्या गलत है, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इनसे पैसे उधार लिए हों। अभी उनमें से एक लड़का यू के पास आते हुए कहने लगता है, यू मुझे याद है कि अब तुम बस सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने ही वाली हो। तो यू उसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगती है, हाँ लेकिन इस बात से अब क्या मतलब है। उनकी बात को सुनकर फैंग अपने मन में ही सोच रहा होता है, वाह तुम एक ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट 30 लेवल के बाद ही कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि वैंग यू अब ऑलमोस्ट लेवल 60 पर पहुंच चुकी है। नो वंडर कि ये लड़की जीनियस है, जिसने की बिगिनिंग में ही 5 स्टार टैलेंट अवेकन किया है। अभी वो लड़का अपने हाथ के ऊपर एक पोशन को बाहर निकालते हुए कहने लगता है, ज्यादा कुछ बात नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ इसके लिए एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और फिर हमें उस पोशन के बारे में बताया जाता है जो कि एडवांस एजिलिटी पोशन होता है, और उसे कंज्यूम करने की वजह से एजिलिटी एट्रीब्यूट +3 से परमानेंट बढ़ जाती है, और ये ऑरेंज क्वालिटी का आइटम है। उसे देखते हुए उसके बाकी साथी भी कहने लगते हैं, ओह ये तो एडवांस पोशन है जो कि परमानेंटली एट्रीब्यूट को बढ़ा देता है, ये तो बहुत ज्यादा महंगा होगा। तो वो लड़का घमंड दिखाते हुए कहने लगता है, महंगा ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 20 या 30 हजार क्रिस्टल का ही होगा, और हम दोनों के लिए इतने पैसे ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। लेकिन इसमें की पॉइंट ये है कि ये हाई लेवल पोशन ढूंढने में बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और तुम इसे ऐसे ही नहीं पा सकते चाहे तुम्हारे पास पैसे ही क्यों ना हो, क्योंकि मैंने अपने डैड के फ्रेंड से बहुत ज्यादा हेल्प ली है और लास्ट में इसे पाने में कामयाब हो पाया। पर उसकी बात को सुनते हुए यू कहने लगती है, थैंक यू तुम्हारी ऐसी सोच के लिए, लेकिन तुम अपने गिफ्ट को वापस रख सकते हो। तो यू की बात सुनते हुए वो लड़का कहने लगता है, नहीं ये पोशन सच में बहुत ज्यादा महंगा है, और तुम तो एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाने की इच्छा रखती हो जिसमें ये पोशन तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। पर यू वहाँ से मुड़कर जाते हुए कहने लगती है, मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, और मेरे पास वैसे भी अभी काम करने के लिए और भी बहुत सारे काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर फैंग और यू दोनों उधर से जाने लगते हैं। तभी वो लड़का पीछे से चिल्लाते हुए कहने लगता है, रुको, क्या तुम इस वेस्ट के साथ अपना टाइम बर्बाद करना चाहती हो। उसकी बात सुनकर यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो पीछे मुड़कर देखते हुए कहने लगती है, चैंग अपने शब्दों पर ध्यान दो। तो चैंग भी उसको देखते हुए कहने लगता है, इसमें गलती क्या है, ये एक 1 स्टार का कचरा है जो कि अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, और ना ही ये कभी आगे बढ़ सकते, फिर इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा है। उसकी बात को सुनकर फैंग अपने मन में ही सोच रहा होता है, ये अचानक से मुझको क्यों टारगेट कर रहा है, सच में ये कितने ज्यादा अजीब आदमी है, क्या ये बीमार है। मुझे तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर एक फॉरबिडन स्पेल का यूज कर इसका काम तमाम यहीं पर कर दूं। तो उस लड़के को रोकते हुए वो हीलर कहने लगती है, चैंग इन्हें जाने दो, इसमें मारा पड़ना ठीक नहीं है। लेकिन वो लड़का उस लड़की को चुप करते हुए कहने लगता है, मेरे रास्ते में आना बंद करो, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है। और फिर वो गुस्से से कहने लगता है, इस बच्चे की पूरी बॉडी की कीमत भी इस एक बोतल पोशन के बदले में कुछ भी नहीं है। पर इधर फैंग को उसकी किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, और वो कहने लगता है, क्या तू पागल कुत्ता है जो रैंडमली किसी भी लोग को काटने के लिए तैयार खड़ा रहता है। एक +3 पोशन क्या सच में इतनी बड़ी चीज है जो कि तू इतना ज्यादा बोल रहा है। तो फैंग की बात को सुनकर चैंग गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तेरा जैसा गरीब आदमी आखिरकार ये क्या बात कर रहा है, क्या तू मेरे हाथों से आज मरना चाहता है। तभी चैंग का साथी उसके साथ देते हुए कहने लगता है, सच में तू जब ये बात इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टोन में कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि तेरे पास इससे भी ज्यादा पावरफुल कोई चीज है, फिर तू उस चीज को हम लोगों को क्यों नहीं दिखाता है।
अपने साथी की बात सुनकर चैंग भी उसका साथ देते हुए कहने लगता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है तो तुम उसे बाहर निकालो, और अगर वो चीज इस पोशन से ज्यादा अच्छी हुई तो मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करूंगा और तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन अगर वो चीज इस पोशन से खराब हुई तो तुम मेरे सामने नील डाउन करोगे। चैंग की बात सुनते ही फैंग तुरंत अपने उस एलाइट मॉन्स्टर से मिली हुई लूट के एट्रीब्यूट बूस्ट वाले आइटम को बाहर निकाल लेता है और बोलने लगता है, वैंग यू, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उस बैच को देखकर यू भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और शौक हुई होती है, फिर कहने लगती है, ये तो पायनियर बैच है और वो भी एक ऑरेंज आइटम जिससे कि परमानेंटली एट्रीब्यूट बढ़ जाते हैं। आखिरकार ये चीज क्या है, मैंने इससे पहले इसे कभी भी नहीं देखा। तो उस आइटम को देखते हुए चैंग भी कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा आइटम जिससे कि +10 एट्रीब्यूट परमानेंटली बढ़ते हो, ये सब कुछ झूठ है, तुम मुझे ठग रहे हो। तो फैंग कहने लगता है, अगर ये झूठ है तो तुम इसे ट्राई कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सच है कि झूठ। पर यू उस आइटम को लेने में झिझक रही होती है। तो फैंग कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे अपने घर पर मिला है, इसीलिए वैसे भी ये मेरे लिए कोई भी काम का नहीं है। तो फैंग की बात को मानते हुए यू उस आइटम को यूज करने लगती है, जिसकी वजह से वो आइटम यू के अंदर अब्जॉर्ब होने लगता है और उसे अब्जॉर्ब होते हुए देखकर सभी लोग शौक खड़े हुए होते हैं। और जब वो आइटम कम्प्लीटली यू के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है तो यू बताने लगती है, सच में ये आइटम तो काम कर रहा है, मेरे एट्रीब्यूट बढ़ गए हैं। यू की बात को सुनकर चैंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा एक ट्रेजर हो जो कि मुझे नहीं पता हो, इसने पक्का ही ये कहीं ना कहीं से तो चुराया ही है। पर फैंग उससे कहने लगता है, क्या तुझे याद है कि तुझे अभी नील डाउन करना है और मुझसे माफी मांगनी है, वैसे तुझे अपनी माफी थोड़ी तेज आवाज में मांगनी है क्योंकि मुझे सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो फैंग की बात को सुनकर चैंग कहने लगता है, मैं और तुझसे माफी मांगू, कभी नहीं। उसकी बात का जवाब देते हुए यू कहने लगती है, मिस्टर चैंग, क्या तुम्हें अपनी बातों पर खड़ा रहना नहीं आता। और हम देखते हैं कि उसके बाकी के साथी भी चैंग को अजीब सी नजरों से ही देख रहे होते हैं, इसीलिए चैंग के पास और कोई भी रास्ता नहीं होता और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि उसे घुटनों पर देखकर बहुत ज्यादा इविल लुक दे रहा होता है, और फिर फैंग उन सभी लोगों को बाय करते हुए यू को लेकर वहां से चला जाता है। तो यू फैंग से उसके साथ हुई बदतमीजी के लिए माफी मांगने लगती है। तो फैंग भी उसे रोकते हुए कहने लगता है, हमारे रिलेशनशिप के अंदर ऐसी चीजें मायने नहीं रखती, इसीलिए तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे मैं तो बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें सच में मुझे कंपनी देने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि तुम एक बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जा पाओ। और अपने मन में ही सोच रहा होता है, वैसे भी जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तब तक मैं अच्छे से लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। तो यू उससे कहने लगती है, नहीं, तुम अपने आप पर ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम्हारा लेवल अप करने में पूरा सपोर्ट करूंगी। इधर फैंग भी यू से कहने लगता है, लेकिन मैं अपने आप पर गिव अप नहीं कर रहा हूँ, मैं अकेला ही लेवल अप कर सकता हूँ, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यू कुछ बुक को निकाल कर फैंग को देने लगती है और कहने लगती है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। लेकिन फैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या चीज है, और जब फैंग उन चीजों को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये स्किल्स बुक है। तो यू बताने लगती है, हाँ, जब तुम इन स्किल बुक के लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम इन्हें लर्न कर सकते हो और इससे तुम्हारी एबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उन्हें देखते हुए फैंग कहने लगता है, ये तो पर्पल क्वालिटी की हैं, सच में ये तो बहुत ज्यादा महंगी होंगी। तो यू कहने लगती है, नहीं, ये इतनी ज्यादा भी महंगी नहीं है, वैसे तुम्हारे बैच के कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है। यू की बात को सुनकर फैंग भी खुश होते हुए उन बुक को एक्सेप्ट कर लेता है और कहने लगता है, फिर तो ठीक है, मैं इन्हें रख लेता हूँ। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें डेंजरस ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर खड़े हुए होते हैं और ये अनडेड टाइप के मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें कोई बहुत तेजी से मार रहा होता है। और फिर हमें पता चलता है कि उन्हें यू मार रही होती है। पीछे फैंग बैठा हुआ बोल रहा होता है, सच में तुम्हारे अटैक तो बहुत ज्यादा अच्छे और पावरफुल है। और अपने मन में ही सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज्यादा कम मिल रहा है। लेकिन मैं यू को बता भी तो नहीं सकता कि मैं ऑलरेडी लेवल 10 पर पहुंच चुका हूँ। आखिरकार अब मैं अपना लेवल अप कैसे करूँ, सच में मैं तो बहुत ज्यादा हेल्पलेस हूँ। तभी यू की जेब में उसका मोबाइल बजने लगता है
और यू का ध्यान अपने मोबाइल की ओर जाता है। फिर यू उस मोबाइल को बाहर निकाल कर बात करने लगती है। तो सामने वाला यू को बताने लगता है, यू हमें अभी न्यूज मिली है कि बिग बॉस फॉलन नेक्रोमैंसर अभी अपेयर हुआ है। ये सच में एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हमें उसे मारने जाना चाहिए। और फिर हमें पता चलता है कि ये सभी बातें यू की टीम की हीलर उससे कर रही होती है और वो यू से कहने लगती है, यू तुम आ रही हो ना? तो पीछे से चैंग बोल रहा होता है, उसे तो आना ही होगा क्योंकि बॉस फाइट हम उसके बिना नहीं कर सकते। और वैसे भी फॉलन लोन नेक्रोमैंसर रेयर ड्रॉप डाल सकता है जो कि मेज के लिए बहुत ज्यादा काम की होती है, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसकी बात को सुनकर यू भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई होती है और सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे फैंग का लेवल अप भी कराना है। पर तभी फैंग यू से कहने लगता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम वहां आराम से जा सकती हो। और वैसे भी अभी हम दोनों ही सीक्रेट रियल्म के अंदर है, इसलिए मैं बाद में भी लेवल अप कर सकता हूँ। फैंग की बात को सुनकर यू भी उसकी बात से एग्री हो जाती है और कहने लगती है, ठीक है फिर तुम पहले सेफ जोन के अंदर जाओ और मेरा इंतजार करो। तो फैंग भी जल्दी से यू की बात से एग्री हो जाता है और उसे जाने के लिए बोलता है। इधर यू भी तेजी से वहां से निकल जाती है और फिर यू के जाने के बाद फैंग कहने लगता है, फाइनली अब मैं अकेला हूँ और आज ये बिग बॉस सिर्फ मेरा होगा। लकीली मैंने इसकी तैयारी कल ही कर ली थी और कल मैंने 2 और स्किल्स को भी सीख लिया था जो कि आज मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, क्योंकि वैसे भी ये फॉरबिडन स्पेल्स सिर्फ हफ्ते में एक बार ही काम आ सकते हैं, इसीलिए जितनी ज़्यादा स्किल्स मेरे पास होंगी उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिर्फ 3 ही स्किल स्लॉट है अभी मेरे लेवल पर, इसलिए अभी मैं जब तक लेवल 15 पर नहीं पहुंच जाता तब तक मैं यू की दी हुई बुक्स को यूज नहीं कर पाऊंगा। और फिर हमें फैंग के सिस्टम स्क्रीन को दिखाया जाता है जिसमें उसकी हर नई स्किल्स हर 5 लेवल पर ओपन होती है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें सीक्रेट रियल्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर घूम रहे होते हैं और उनमें बहुत से इलाइट मॉन्स्टर भी होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर एक टीम ध्यान दे रही होती है। तो उनमें से नाइट वाला लड़का कहने लगता है, बिग बॉस यहाँ पर सीक्रेट रियल्म के अंदर अपेयर हुआ है जो कि हाई टावर के अंदर है, इसलिए हमें वहां तक पहुंचने के लिए इन सभी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी होगी। तो सभी सावधान रहना क्योंकि ये डंजन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और यहाँ के मॉन्स्टर और भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन तभी वो देखते हैं कि सामने कोई फायर अटैक कर रहा होता है और उन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। तो उन्हें देखते हुए वो लड़की कहने लगती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एडवेंचरर हमसे पहले ही वहाँ फाइट कर रहे हैं। तो उन्हें देखते हुए वो नाइट वाला लड़का कहने लगता है, आखिरकार ये हमसे इतनी जल्दी आगे कैसे चले गई। तो उनकी टीम में एक लड़का बताने लगता है, ये तो वैंग यू और जाओ चैंग है जो कि लोइन गिल्ड से है और अगर हम इस गिल्ड को नेशनल स्केल पर देखें तो ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल न्यू कमर्स हैं। तो उसका साथी कहने लगता है, हाँ इन्हें देखकर तो ऐसा एक्सेप्ट किया ही जा सकता है कि कोई दूसरा गिल्ड के पास अब कोई भी चांस नहीं है। इधर हम देखते हैं कि लोइन गिल्ड के लोग बड़े ही आराम से मॉन्स्टर को खत्म कर रहे होते हैं और इधर चैंग भी मॉन्स्टर्स को मारते हुए कहने लगता है, आज तो बॉस सिर्फ मेरा होगा। ये ट्रैश टीम, इन्होंने सोचा भी कैसे कि ये हमारे साथ compete कर सकते हैं। इधर हीलर अपने साथी से कहने लगती है, क्या तुम्हें ऐसा देखकर लग रहा है कि यू पहले से भी ज्यादा स्ट्रोंग हो गई है? तो वो बताने लगता है, ऐसा तो होना ही था क्योंकि उसने अभी अपनी एजिलिटी में 10 पॉइंट एट्रीब्यूट बढ़ाए हैं, तो उसकी पावर बढ़ना तो स्वाभाविक है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें सीक्रेट रियल्म का टॉम्ब दिखाया जाता है जिसके अंदर से इविल माना इमिट हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलने लगता है और उस पोर्टल के अंदर से फैंग निकलकर बाहर आता है और कहने लगता है, सच में स्पेशल मैजिक फॉरबिडन स्पेल मुझे बहुत ज़्यादा काम आई और ये बहुत ज़्यादा तेज भी है। और फिर हमें उस फॉरबिडन स्पेल के बारे में बताया जाता है जो कि वॉइड स्टेप होती है। वॉइड स्टेप एक डार्क फॉरबिडन स्पेल है जो कि स्पेस को बीच में से तोड़कर डार्क वर्ल्ड के अंदर से निकलती है। उसकी वजह से तुम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर बड़े ही आराम से पहुंच सकते हो और ये स्किल 1 घंटे तक चलती है। फैंग के आते ही टॉम के अंदर से ब्लैक माना अपेयर होने लगता है और उस ब्लैक माना के अंदर से वहां का बॉस अपेयर हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। लेकिन इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि बड़े ही कैजुअल तरीके से उस बॉस मॉन्स्टर को कहने लगता है, हे तू बहुत ज्यादा लेट है,
फैंग को अचानक से देखकर वो बॉस मॉन्स्टर भी कुछ समझ नहीं पाता और वो तुरंत ही फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जहाँ पर फैंग खड़ा हुआ होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जब धुआं हटती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, जिसे देखकर बॉस मॉन्स्टर भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, एक एरोगेंट एडवेंचरर, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू यहाँ पर अकेला आया है। अभी हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर के पीछे से पोर्टल खोलकर फैंग आ गया होता है और एक इविल लुक के साथ कहने लगता है, क्योंकि मैं किसी के साथ भी स्पॉइल्स को शेयर नहीं करना चाहता। और हम देखते हैं कि फैंग उस बॉस मॉन्स्टर के बिल्कुल आमने सामने आ गया होता है और अपनी एक और फॉरबिडन स्पेल्स को यूज करने लगता है, जो कि मीटियोर रेन होती है। मीटियोर रेन भी डार्क फॉरबिडन स्पेल है, जिसकी वजह से तुम आसमान से फायर के पत्थरों की बारिश करवा सकते हो, जो कि बहुत बड़े एरिया को तबाह कर सकता है। और फैंग के स्किल को यूज करते ही आसमान से बहुत बड़े पत्थर फायर में जलते हुए जमीन पर गिरने लगते हैं, जिसे देखकर बॉस मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा घबरा गया होता है। और फिर अचानक से टॉम के अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है, तो फैंग नीचे अपेयर होते हुए एक बहुत इविल स्माइल दे रहा होता है। तभी उसके सामने सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है और उसे बताया जाता है कि तुमने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा है और हर मॉन्स्टर को मारने की वजह से उसे 200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं। लास्ट में उसके पास सिस्टम स्क्रीन का नोटिफिकेशन आता है कि तुमने फॉलन लो नेक्रोमैंसर को मार दिया है, जिसकी वजह से उसे 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले होते हैं और उसका लेवल बढ़कर 30 हो गया होता है। तो उसे देखते हुए फैंग कहने लगता है, ओह फाइनली मैं लेवल 30 तक पहुंच गया। और फिर फैंग उस नेक्रोमैंसर से गिरी हुई लूट को चेक करने लगता है और सोचने लगता है, वैसे ये लूट बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं इनमें से पेंडेंट और जैम स्टोन को यूज कर सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इससे मिली 2 स्किल्स बुक्स मेज के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन मैं इन्हें बेचकर आराम से बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। और फिर फैंग उस नेक्रोमैंसर से मिले हुए एम्बलम को एब्जॉर्ब करने लगता है और कहने लगता है, मैं इसको आराम से एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। वैसे इससे मेरा स्टेमिना तो जरूर कम होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी फैंग के सामने वापस से सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर नेक्रोमैंसर एम्बलम डिटेक्ट हुआ है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान तुम अनडेड विजर्ड एक हिडन ऑक्यूपेशन को एक्टिव कर सकते हो, या उसके साथ साथ तुम हिडन ऑक्यूपेशन ऑल एलिमेंट मेज का प्रोफेशन भी अवेकन कर सकते हो। तो उस नोटिफिकेशन को देखकर फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है, हिडन ऑक्यूपेशन और वो भी बहुत ज्यादा रेयर, ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा गया है। ये सच में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि मुझे इस एम्बलम को एब्जॉर्ब करने की वजह से मिली है। इसका मतलब ये है कि ये एम्बलम हिडन ऑक्यूपेशन को एक्टिव करने की है और इन एम्बलम की वजह से आराम से कोई भी अपने हिडन ऑक्यूपेशन को एक्टिव कर सकता है। चलो फिर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि एक रियल मैन हमेशा ऑल एलिमेंट मेज ही बनना पसंद करेगा। पर इधर हम देखते हैं कि उसकी मिट्टियोर रेन रुकी हुई नहीं होती है और उसकी मिट्टियोर रेन की वजह से बहुत दूर तक असर पड़ रहा होता है, जो कि यू और उसकी टीम के पास भी दिखाई दे रहा होता है। तो उनमें से एक कहने लगता है, सच में यहाँ पर कुछ तो गलत है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मैजिक फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसलिए आगे बढ़ना बंद करो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से रिट्रीट करो। तो चैंग यू से कहने लगता है, लेकिन बॉस हम बॉस को खत्म किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। तो यू चैंग से कहने लगती है, तुझे क्या लगता है कि इतनी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन के अंदर हम बॉस को खत्म कर पाएंगे? मैं अपने साथियों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए हमें यहाँ से निकलना ही होगा। यू की बात को सुनकर चैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और अपने मन में ही सोच रहा होता है, सच में कितना बैड लक है आज। इधर वैंग यू जल्दी से अपने मोबाइल को बाहर निकालते हुए अपने मन में ही सोचने लगती है, मुझे जल्दी से निंग फैंग को इस बारे में बता देना चाहिए। लेकिन जब वो अपने मोबाइल को देखती है तो उस पर निंग फैंग का मैसेज आया होता है, इसमें लिखा हुआ होता है, मैं माफी चाहता हूँ, एक अर्जेंट मैटर आ गया है, इसीलिए मैं पहले यहाँ से निकल रहा हूँ। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें ट्रांसफॉर्मेशन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग अंदर जा रहा होता है और जब वो अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वो देखते हुए कहने लगता है, ज्यादा लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हॉल के अंदर नहीं रहते। अभी फैंग को देखते हुए वहाँ पर मौजूद रिसिप्टेंट उसे बोलने लगती है और कहने लगती है, हेलो, क्या तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन टास्क रिसीव करने के लिए आए हुए हो?
तो फैंग भी उसकी बात का जवाब देते हुए हाँ कह देता है। फैंग की बात को सुनकर वो मैडम कंप्यूटर के अंदर कुछ डिटेल्स डालने लगती है और कहने लगती है ठीक है, पहले तुम्हें तुम्हारी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करना होगा। तो फैंग बताने लगता है मेरा नाम निंग फैंग है, एज 18। उसकी बात को सुनकर वो मैम सोचने लगती है 18 साल की एज में ट्रांसफॉर्मेशन, सच में ये तो बहुत ज्यादा लेट है। और फिर वो फैंग को एक जगह ले जाते हुए कहने लगती है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन एरा इधर है, इसलिए तुम मुझे फॉलो करो। और फिर वो फैंग को एक जगह पर ले जाकर बताने लगती है इससे आगे तुम्हें सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा, उसके बाद सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। तो फैंग भी उस मैम को थैंक यू कहने लगता है, लेकिन तभी वो मैम देखती है कि वहाँ पर एक आदमी आया हुआ होता है, जिसे देखकर वो थोड़ी चौंक जाती है और उस आदमी से कहने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं कुछ गलत हुआ है क्या? तो वो आदमी बताने लगता है हमने साइट पर जाकर इन्वेस्टिगेट किया और फिर हमें पता चला कि टॉम बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है और उसके पावर सोर्स का भी बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन अगर हम थ्रेट लेवल को देखें तो वो किंग लेवल या उससे भी ज्यादा हाई लेवल का है। उसकी बात को सुनते हुए वो मैम कहने लगती है क्या 2 दिन के अंदर 2 किंग लेवल थ्रेट, सच में ये तो बहुत बड़ी मुसीबत का संकेत है। तो उसकी बात सुनते हुए वो आदमी कहने लगता है इसीलिए हायर अप्स ने मुझे तुम्हें वहां ले जाने के लिए भेजा है, क्योंकि इस मामले में सिर्फ अब सोलिटरी शैडो ही एक्शन ले सकती है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें मेज ट्रांसफॉर्मेशन का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग के सामने सिस्टम स्क्रीन आ गई होती है जो कि उसे बताती है लीच विजर्ड फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसे पूरा करने के लिए उसे रियल्म ऑफ इल्यूजन के अंदर जाना होगा और ब्लड सोल क्राउन को पाना है। इसे करने के लिए उसे 3 दिन दिए जाते हैं और डिफिकल्टी ए लेवल की है। इसी के साथ साथ उसके पास दूसरी सिस्टम स्क्रीन पर उसका दूसरा मिशन भी दिखाया जाता है ऑल सिस्टम मेज गोड। इस कंडीशन के हिसाब से उसे रियल्म ऑफ इल्यूजन के अंदर जाना होगा और डिवाइन टेम्पल के अंदर होली एम्बलम को प्राप्त करना होगा। इसके लिए भी 3 दिन दिए जाते हैं और इस मिशन की डिफिकल्टी एस लेवल की होती है। तो फैंग उसे एक्सेप्ट करते हुए कहने लगता है यहाँ सच में 2 ब्रांचें चूज करने के लिए, वैसे ऑल सिस्टम मेज गोड ये मेरे लिए बहुत अच्छी चॉइस है, इसलिए मैं इसे ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही फैंग उसे एक्सेप्ट करता है तो उसके सामने सिस्टम स्क्रीन उसे बताती है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्टेड। इससे जुड़ी हुई बाकी की जानकारियों को बाद में वेरीफाई करना होगा। उसके बाद फैंग सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सोच रहा होता है सच में एक हिडन प्रोफेशन बहुत ज्यादा वर्थी है और उसके साथ साथ मेरे पास एस लेवल का मिशन भी अपेयर हुआ है। लकीली मुझे इसे पूरा करने के लिए 3 दिन मिले हैं, इसीलिए इसमें ज्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत भी नहीं है। और जब फैंग वहां से बाहर जा रहा होता है तभी वहां पर एक लड़की फैंग को बाय करने लगती है, तो फैंग भी उसे बाय करते हुए वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी फैंग अपने मन में सोचने लगता है ये तो वो पहले वाली लेडी नहीं है, आखिरकार वो कहाँ चली गई। और फिर हमें उस टूटे हुए टॉम का सीन दिखाया जाता है जिसे फैंग ने तोड़ा होता है, जिसके अंदर कोई खड़ा हुआ होता है और पीछे 2 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक बोल रहा होता है ये मेरा पहली बार है कि मैंने एक सोलिटरी शैडो के मेंबर को देखा है, वैसे इनकी आउटफिट भी हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो दूसरा वाला उसे शांत करते हुए कहने लगता है आफ्टर ऑल इस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस को बिल्कुल ही सीक्रेट रखा गया है, इसीलिए इस बारे में किसी को भी नहीं पता है। और ये कहा जाता है कि सोलिटरी शैडो के सभी मेंबर एक हिडन और रेयर प्रोफेशन को पोजेस करते हैं, जो कि उन्हें पावर ऑफ डार्कनेस की पावर को यूज करने का मौका देती है और ये पावर उन्हें स्पेशल मिशन की वजह से मिली होती है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। इधर हम उस लेडी को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज कर रही होती है, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम भी हो रही होती है। और फिर वो कुछ देर करने के बाद कहने लगती है सच में इतनी ज्यादा पावरफुल पावर ऑफ डार्कनेस, वैसे तो ये पावर बहुत पहले ही गायब हो चुकी है, लेकिन इसका इफेक्ट अभी भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। और फिर वो उन लोगों को कहने लगती है मुझे यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं मिला है, कल्प्रेट ने गायब होने से पहले यहाँ के सभी निशानों को मिटा दिया है, इसलिए उसका यहाँ पर तबाही मचाने के पर्पज को समझ पाना नामुमकिन है। तो वो आदमी उस लेडी को बताने लगता है रिसेंटली मैंने बहुत सारी खबरों को देखा है कि कुछ सीक्रेट लैब के अंदर कुछ अनयूजुअल साइंस दिख रहे हैं, हो सकता है कि ये आने वाली किसी बड़ी मुसीबत का संकेत हो। क्या इन दोनों बातों के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है?
उस आदमी की बात का जवाब देते हुए वो लेडी कहने लगती है, ऐसा कहना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, इसीलिए मुझे सुपीरियर से बात करते हुए इस बात को कंसल्ट करना होगा और हमारी मैन पावर्स को भी बढ़ाना होगा। लेकिन तभी वो आदमी कहने लगता है, क्या फेमस सोलिटरी शैडो क्वांगलैंड, उसे भी इस चीज को ढूंढने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तो वो लेडी कहने लगती है, तुम क्या कहना चाहते हो कि वो एक म्यूटेंट है जैसा कि मैं हूँ? तो वो आदमी जल्दी से माफी मांगते हुए कहने लगता है, मैं सच में माफी मांगता हूँ क्योंकि मेरा मतलब ये नहीं था। तो उसकी बात का जवाब देते हुए वो लेडी बताने लगती है, किंग लेवल का थ्रेट, इसे पैदा करने के लिए पावर ऑफ डार्कनेस की बहुत ज़्यादा बड़ी पावर को यूज करना होगा और इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी कि एक ह्यूमन बॉडी उसे बेयर नहीं कर सकती। तो वो आदमी कहने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि अभी शहर के अंदर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर छुपा हुआ है जो कि कभी भी तबाही ला सकता है। तो वो लेडी कहने लगती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो पक्का ही डार्क में छुपा हुआ है, इसीलिए हमें उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे ढूंढना होगा। यहाँ से सीन कट होकर हमें निंग फैंग के होम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग आते हुए कहने लगता है, सच में घर आने के बाद यहाँ के एनवायरनमेंट से मेरा दिमाग बिल्कुल ही शांत हो जाता है। और फिर अपने बिस्तर पर बैठते हुए कहने लगता है, अब मैं लेवल 30 पर पहुंच चुका हूँ जिसकी वजह से मेरी 4 और स्किल स्लॉट खुल गई है, इसीलिए अब मुझे वैंग यू के द्वारा दी गई उन 2 बुक्स को भी लर्न कर लेना चाहिए। तभी सिस्टम स्क्रीन से आवाज आने लगती है, आर्केन शील्ड डिटेक्टेड स्किल, जो कि फॉल अर्थ सेल के साथ फॉरबिडन कर्स में मर्ज हो सकती है और उसका लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया जाएगा। और इन दोनों स्किल्स को मिलाने के बाद फॉल अर्थ डिफेंस स्किल मिलती है जो कि पैसिव स्किल है। और फिर हमें उस स्किल्स के बारे में बताया जाता है कि ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट ले लेती है और 100% डैमेज को एब्जॉर्ब कर देती है और जब एक बार अटैक हो जाएगा उसके बाद फॉल अर्थ सेल अपने आप को खुद से ही रिपेयर करना शुरू कर देती है। तो उस नोटिफिकेशन को सुनते हुए फैंग सोचने लगता है, ओह तो फॉरबिडन कर्स लो लेवल की स्किल्स के साथ मिलकर अपने आप को नए इफेक्ट दे सकती है। इसके साथ अब मुझे मेरे डिफेंस के लिए एक और चीज मिल गई है जो कि ऑर्डिनरी डैमेज को आराम से कंप्लीटली नेगलेक्ट कर देगी। चलो अब मुझे दूसरी बुक को भी चेक कर देख लेना चाहिए। और जैसे ही फैंग दूसरी बुक को लर्न करने लगता है तभी उसके सामने वापस से सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है, डिटेक्टेड स्किल फॉलिंग रॉक टेक्निक, जो कि फॉरबिडन कर्स फॉल अर्थ सेल और मिट्योर फायर रेन के साथ मर्ज हो रही है और इसके इफेक्ट अपने आप ही बढ़ा दिए जाएंगे। और इनके मर्ज होने की वजह से फैंग को एलिमेंटल मास्टरी अर्थ स्किल मिली होती है, वो भी पैसिव स्किल होती है, जिसकी वजह से उसकी सारी अर्थ बेस स्पेल इफेक्ट प्लस 20% से बढ़ जाते हैं। फिर फैंग अपनी स्किल विंडो को चेक करने लगता है और कहने लगता है, लेकिन 2 बुक्स को सीखने के बाद भी अभी तक मेरे पास 4 स्किल स्लॉट बचे हुए हैं, मुझे वापस से एक्सचेंज में जाकर कुछ नई बुक्स को खरीदना होगा। फिर हमें दूसरे दिन एक्सचेंज टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग अंदर आ रहा होता है और वो दिखने में बड़ा ही कूल लग रहा होता है। तो उसके पास वो पहले वाली लड़की आकर सोचने लगती है, ये तो वही है जो कि मुझे पिछली बार मिला था और मैंने इसे छोड़ दिया था। तो वो जल्दी से फैंग के पास जाते हुए कहने लगती है, मिस्टर फैंग आप यहाँ पर? तो फैंग कहने लगता है, हेलो मैं यहाँ पर मिस यांग जिन यांग को ढूंढ रहा हूँ। तो वो लड़की कहने लगती है, यांग जिन अभी दूसरे क्लाइंट के साथ बिजी है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। पर फैंग उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और कहने लगता है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही देख लूंगा। तो उसे ऐसे इग्नोर करते हुए देखकर वो लड़की अपने ही मन में सोचने लगती है, आखिरकार ये कैसा आदमी है जो कि मुझे इस तरह से रिजेक्ट कर रहा है। पर वो फैंग के साथ कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए वो बड़े ही प्यार से उसके पास आते हुए कहने लगती है, इट्स ओके मिस्टर फैंग, ये मेरी ड्यूटी है, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि यांग सामने से भागती हुई आती है और कहने लगती, मिस्टर फैंग मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो फैंग कहने लगता है, मिस यांग जिन क्या तुम्हारा काम पूरा हो
चुका है। तो यांग बताने लगती है नहीं, अभी मेरा काम तो नहीं हुआ था क्योंकि मैं पीछे खाना खा रही थी और एक कलीग ने आकर मुझे बताया कि तुम यहाँ पर आए हो, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर भाग कर आई हूँ। उसकी बात को सुनकर फैंग कहने लगता है मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे खाने के बीच में रुकावट पैदा की, इसीलिए मेरा काम होने के बाद मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगा। फैंग की बात को सुनकर यांग भी मुस्कुराते हुए कहने लगती है सच में ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। इधर उन दोनों को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर वो पहले वाली लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि फैंग टेबल पर 2 बुक रखते हुए बोल रहा होता है मैं इन 2 स्किल्स बुक्स को बेचना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मेज के प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ स्किल्स बुक चाहिए, इसीलिए अगर तुम इन्हें बेच सको तो इन्हें बेच दीजिए। तो फैंग की बात सुनकर वैंग कहने लगता है इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, मैं इन्हें आराम से बेच दूंगा और नई स्किल्स बुक के लिए मिस यांग आपके साथ रहेंगी। वैंग की बात को सुनकर यांग भी तुरंत ही राजी हो जाती है और आगे बढ़ते हुए कहने लगती है ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ नई स्किल्स बुक। इधर वैंग भी फैंग को देखते हुए सोच रहा होता है लास्ट टाइम इसने एक ऑरेंज ग्रेड का वेपन दिया था और इस बार पर्पल स्किल्स बुक। सच में मैं तो इसके बैकग्राउंड के अंदर और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होता जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे किसी को भेजकर इसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना चाहिए। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एक कैफे में फैंग और यांग को खाना खाते हुए दिखाया जाता है और वो आपस में हंसकर बातें कर रहे होते हैं। फिर खाना खाने के बाद फैंग अपना हाथ ऊपर करते हुए वेटर को बिल लाने के लिए बोलता है, पर यांग फैंग से कहने लगती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने पहले से ही पैसे दे दिए। तो फैंग शौक होते हुए कहने लगता है लेकिन ऐसा क्यों, मैंने तो तुम्हें पहले से ही कहा था कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तो यांग मुस्कुराते हुए कहने लगती है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक रीजन है तुम्हें ट्रीट देने का, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। यांग की बात सुनकर फैंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई रीजन है। तो यांग मुस्कुराते हुए फैंग को आगे ले जाते हुए कहने लगती है हाँ मेरे पास रीजन है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सीक्रेट है, इसलिए चलो। फिर हमें एक्सचेंज हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग मिस यांग से बोल रहा होता है चलो मैं तुम्हें जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ छोड़ दूंगा, लेकिन मिस यांग कहने लगती है नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं किसी दूसरी जगह पर जा रही हूँ, इसीलिए मैं टैक्सी ले लूंगी। तो फैंग भी उसकी बात से एग्री होते हुए इसे जाने देता है और कहने लगता है ठीक है फिर अपना ध्यान रखना। फिर यांग जैसे ही टैक्सी के अंदर बैठती है तो टैक्सी ड्राइवर यांग से पूछने लगता है कि आपको कहाँ जाना है। तो यांग उसे बताती है कि मुझे सिटी सेकंड हॉस्पिटल जाना है। और फिर हमें पता चलता है कि सिटी सेकंड हॉस्पिटल के अंदर उसके डैड एडमिट होते हैं और फैंग के कमीशन की वजह से उसकी दवा का पूरा खर्च निकल गया होता है, जिसकी वजह से यांग बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक कांच टूटता है और यांग देखती है कि वो टैक्सी ड्राइवर मर चुका है। उसके मरने की वजह से उसका ब्लड यांग के ऊपर गिर रहा होता है, जिसकी वजह से यांग बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो गई होती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। अभी हम देखते हैं कि आसमान से एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से कुछ डीमंस बाहर निकल रहे होते हैं जो कि जमीन पर आकर लोगों को मार काट रहे होते हैं। तो मिस यांग जल्दी से टैक्सी का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर कूद जाती है और वो जैसे ही जमीन पर गिरती है तो उसे बहुत ज्यादा चोट भी लग जाती है। तो वो जल्दी से खड़े होते हुए कहने लगती है आखिरकार यहाँ पर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स कैसे आ सकते हैं, क्योंकि सेफ जोन के अंदर मॉन्स्टर्स का अपेयर होना ये तो नामुमकिन सी बात है। और तभी यांग बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा डीमन खड़ा हुआ होता है और उसकी मौजूदगी की वजह से वो अंदर तक कांप जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आसमान के अंदर पोर्टल के अंदर से एक खतरनाक डीमन बाहर निकल रहा होता है जो कि दिखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो बाहर आकर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है बहुत दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, सच में आज मजा आने वाला है। और इसी के साथ इस चैप्टर का भी अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।